कहानी का नाम सौतेली माँ। माँ की मौत के बाद नीलम ही अलका का सबसे बड़ा सहारा थी। अलका को क्या करना है ये नीलम ही तय करती थी। वही तय करती थी कि अलका को क्या पहनना है, किसके साथ खेलना है, कब सोना है। दोनों की उम्र में 8-10 साल का अंतर था। माँ की मौत के बाद नीलम ने माँ की तरह अलका को ही नहीं संभाला, बल्कि घर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालती थी। नीलम तो मनु का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहती थी, पर मनु उम्र में मात्र उससे 2.5 साल छोटा था, इसलिए वह नीलम को अभिभावक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तमाम बातों में दोनों में मतभेद रहता था। कई बार तो उनका झगड़ा मौखिक न रहकर हिंसक होता था। तब अंगूठा चूसने की आदत छोड़ चुकी अलका तुरंत अंगूठा मुंह में डाल लेती। कोने में खड़ी होकर वे देखती कि भाई और बहन में कौन जीतता है। कुछ भी हो, तीनों भाई बहनों में पटती खूब थी। बड़ों की दुनिया से अलग रह सके, उन्होंने अपने आसपास इस तरह की एक दीवार खड़ी कर ली थी जहां निश्चिंत रूप से नीलम का राज चलता था। मनु कभी कभार विरोध करता तो मात्र अपना अस्तित्व भर जाहिर करने के लिए। अलका की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी कि वह बड़ी बहन के संरक्षण में एक तरह का सुख और सुरक्षा की भावना का अनुभव करती थी। वह सुंदर थी, इसलिए नीलम को बहुत प्यारी लगती थी। ये बात वे कह भी देती थी। अलका की अपनी कोई इच्छा अनिच्छा होगी, नीलम को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। अगर सुरेश को दूसरी शादी न करनी होती तो घर में सब कुछ इसी तरह चलता रहता। घर में दादी माँ यानी सुरेश की माँ थी ही, इसलिए बच्चों को माँ की कमी उतनी नहीं खल रही थी। घर के संचालन के लिए या बच्चों की देखभाल के लिए सुरेश का दूसरी शादी करना ज़रूरी नहीं रह गया था। इसके बावजूद उसने घर में बिना किसी को बताए दूसरी शादी कर ली। अचानक एक दिन शाम को एक महिला के साथ घर आकर उसने कहा, तुम लोगों की नई मम्मी। उस महिला को देखकर बच्चे चौंक गए। वे कुछ कहते या इस नई परिस्थिति को समझ पाते उससे के पहले ही सुरेश ने माँ की ओर इशारा करके कहा, सुजाता, ये मेरी माँ है। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाकर पैर छू रही सुजाता के सिर पर हाथ तो रखा, पर वह कहे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह अचानक कभी सांस तक नहीं ली। चर्चा की होती तो 2-4 सगे संबंधी बुला लेती। बेकार का झंझट करने की क्या ज़रूरत है माँ, सुरेश ने लापरवाही से कहा। फिर भी कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। क्या फ़र्क पड़ता है, सुरेश ने उसी तरह लापरवाही से कहा। नोटिस तो पहले ही दे दी थी, आज दोपहर को दस्तखत कर दिए। सुजाता का यहाँ कोई सगा संबंधी नहीं है, एक भाई है, वह दुबई में रहता है, रात को फ़ोन करके बता देंगे। बेटा नीलम, मम्मी को अपना घर तो दिखाओ। उस समय क्या करना चाहिए ये नीलम तुरंत तय नहीं कर सकी, इसलिए उस समय सुरेश की जीत हुई। घर में जैसे कुछ खास ना हुआ हो। अखबार लेकर सोफे पर बैठते हुए उसने माँ से पूछा, माँ, किसी का फ़ोन या डाक वाक तो नहीं आई? कोई मिलने वाला जुलने वाला तो नहीं आया? सुजाता जरा भी नर्वस नहीं थी। सुरेश ने जब उससे कहा कि हमारी शादी हम दोनों की का व्यक्तिगत मामला है, इससे किसी का कोई कुछ लेना देना नहीं है, तब सुजाता उसकी निडरता पर आश्चर्यचकित हुई थी। उसने सुरेश के से शादी के लिए तुरंत हामी भर दी थी। वैसे भी सुरेश ने उससे कुछ नहीं छिपाया था, उसने पहले ही अपने बच्चों और माँ के बारे में बता दिया था। पर इस तरह बिना किसी तैयारी के नए घर में नए लोगों के बीच। चलो, नीलम ने बेरुखी से कहा। सुजाता उसके साथ चल पड़ी। उसे पता था कि विदुर के साथ शादी करने का रिसेप्शन या हनीमून पर नहीं जाया जाता, पर घर में तो स्वागत होगा ही, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। सुरेश निश्चिंत होकर अखबार पढ़ने लगा था। वहीं यह 17-18 साल की लड़की घर की मालकिन की तरह एक अनचाहे मेहमान को घर दिखा रही थी। घर के सबसे ठीक ठाक कमरे में पहुंचकर नीलम ने कहा, यह पापा का कमरा है, यहाँ थोड़ा बैठ जाऊं? सुजाता ने कहा, आप जानो, आपका सामान कहाँ है? नीलम ने पूछा। बाद में ले आऊँगी, अभी तो ऐसे ही। खैर, आप जानो, कहकर नीलम चली गई। पूरा घर अंधकार से घिर गया तो नीलम ने फुसफुसाते हुए कहा, मनु, तू जाग रहा है? हाँ, मनु ने कहा। दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भाग जाना चाहिए, नीलम ने कहा। कहाँ? पर अलका तो अभी बहुत छोटी है, ये बेचारी तो कुछ समझी भी नहीं। सब समझ रही हूँ, अलका ने धीरे से कहा। अरे, तू जाग गई?
हैरानी से नीलम ने पूछा। मैं अभी सोई ही कहाँ थी, अलका ने कहा और उठकर नीलम के पास आ गई। नीलम उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते हुए अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। भर्राई आवाज़ में उसने कहा, अलका तू मेरी प्यारी बहन है ना? हाँ, क्यों? देख, वे जो आई है ना, उसे मम्मी नहीं कहना, उससे बात भी नहीं करनी, यही नहीं उसकी ओर देखना भी नहीं है, नीलम ने कहा। क्यों? अलका ने पूछा। वह अपनी मम्मी थोड़े ही है, वे कोई अच्छी औरत नहीं है, वह हम सभी को धोखा देकर अपने घर में घुस आई है। चलो उसे मार कर घर से भगा देते हैं, मनु ने कहा। मनु, तुझे अकल है या नहीं? अगर हम उसे मारेंगे तो पापा हमसे बात नहीं करेंगे। भले ना करें बात, पर हम उसे मारेंगे, ऐसा नहीं कहते मनु। पापा उसे ब्याह कर लाए हैं, तो फिर क्या करें? मनु ने कहा। मुझे वह ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी। अलका, तुझे? मुझे भी अच्छी नहीं लगती, अलका ने कहा। बस, तो फिर हम सब उससे बात नहीं करेंगे, पापा कहेंगे तब भी? मनु और अलका ने एक साथ पूछा। हाँ, तब भी बात नहीं करेंगे। उसे देखकर हंसना भी नहीं है, ना ही उसे कुछ देना है, उससे कुछ मांगना भी नहीं है, यही नहीं उसकी ओर देखना भी नहीं है। समझ गए ना? हाँ, समझ गए, मनु और अलका ने एक साथ कहा। पर दादी माँ कहेंगी कि उसे बुलाओ, तो तब देखा जाएगा। दोनों ध्यान रखना, हमें उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है। पापा इसे क्यों ले आए? मासूम अलका ने पूछा। पता नहीं, नीलम ने लापरवाही से कहा। दीदी, एक बात कहूँ, मुझे तो पापा भी अच्छे नहीं लगते। मुझे भी, मनु ने कहा। मनु ने ये बात कही ज़रूर, पर उसे पापा अच्छे लगते थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे, पर दोनों बहनें कह रही थी, इसलिए उसने भी कह दिया। इतना ही नहीं, उसने आगे भी कहा, दीदी अब यहाँ रहने का मन नहीं होता, फिर भी रहना तो पड़ेगा ही। अच्छा चलो, अब सो जाओ। मैं तुम्हारे पास सो जाऊं दीदी? अलका ने पूछा। लात तो नहीं मारोगी? नहीं मारूंगी, कहकर नीलम का हाथ पकड़कर पल भर में सो गई। नीलम को अलका का इस तरह सो जाना अच्छा नहीं लगा। घर में इतनी बड़ी घटना घटी है, फिर भी ये इस तरह निश्चिंत होकर सो गई। कुछ भी हो, 17-18 साल की एक लड़की पूरी रात तो नहीं जाग सकती थी। वह भी थोड़ी देर में सो गई। सुबह वह सोकर उठी तो पिछले दिन का सब कुछ याद आ गया। उसने अलका को जगाया। कल रात जैसा कहा था वैसा ही करना। उसने बात नहीं करनी है ना? अलका ने पूछा। किससे? अरे वही जिसे पापा ले आए हैं, नई मम्मी। भूल गई क्या? दीदी, उसका नाम क्या है? सुजाता। पर हमें उसके नाम से का क्या करना है? हमें उससे बात नहीं करनी है, बस याद रखना, नीलम ने कहा। अरे हाँ, हंसना भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीलम ने मनु को भी समझा दिया कि नई मम्मी से बात नहीं करेगा, जबकि वह समझदार था, खुद भी उस से चिढ़ा हुआ था, इसलिए तय था कि वह भी सुजाता से बात नहीं करेगा। विघ्न आया दादी की ओर से। चाय नाश्ते के समय वह बच्चों का व्यवहार देखकर सब समझ गई। अकेली पढ़ने पर वह नियम से बोल कहने लगी, बेटा अब तो वह घर आ ही गई है, उसके प्रति अगर इस तरह की बात सोचोगी तो कैसे चलेगा? सुरेश को पता चलेगा तो चिढ़ जाएगा। कोई बात नहीं दादी, पीछे खड़े मनु ने कहा। बेटा तू तो समझदार है, आखिर बात करने में क्या आ जाता है? दादी की इस बात का जवाब देने के बजाय नीलम ने पूछा, दादी आपको पता था कि आप पापा शादी करके नई पत्नी ला रहे हैं? नहीं, जब बताया ही नहीं तो कैसे पता चलता? इस तरह शादी करके नई पत्नी लाना आपको अच्छा लगा? अच्छा तो नहीं लगा, पर कर ही क्या सकते हैं, वे उसे शादी करके लाए हैं, इसलिए अब साथ रहना ही होगा। तुम सब बचपना करके सकते हो, पर मुझे तो बातचीत करनी ही होगी, दादी ने समझाया। क्यों? नीलम ने पूछा। बेटा इस तरह घर परिवार नहीं चलता। पर दादी हम लोग तो उससे बात नहीं करेंगे। नीलम तू बड़ी है, जरा सोच, इस बात का पता सुरेश को चलेगा तो उसे दुख नहीं होगा, दादी ने समझाया। इसमें हम क्या करें? पापा ने हम सब के बारे में सोचा क्या? दादी वह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
हम उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पापा कहेंगे तब भी नहीं, नीलम ने कहा। उसकी इस बात में मनु ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बेटा तू बड़ी हो गई है, समझदार भी, तो क्या हुआ, बिल्कुल नहीं करेगी बात, दादी ने फिर पूछा। इसी के साथ वहाँ खड़ी अलका ने भी पूछा, तू भी बात नहीं करेगी अलका? अलका घबरा गई। उसे प्यारी बच्ची होना अच्छा लगता था। अब तक उसे यही सिखाया गया था, जो बड़े कहें वही करना चाहिए। नीलम ने तो मना किया था, अब क्या किया जाए। वह अंगूठा मुंह में डालना चाहती थी, तभी उसे याद आ गया कि वह क्या जवाब दे। उसने झट से कहा, दीदी कहेंगी तो बात करूँगी। अलका सोच रही थी कि ये सुनकर नीलम खुश हो जाएगी, पर खुश होने के बजाय नीलम ने आंखें दिखाई तो अलका हड़बड़ा गई। उस हड़बड़ाहट में उसे रात की बात याद आ गई। उसने कहा, बात की छोड़ो, हंसना भी मना है। अगर कुछ देती है तो लेना भी नहीं है। वह मुझे ही नहीं, मनु भैया को भी अच्छी नहीं लगती, और नीलम दीदी को भी, है ना मनु भैया? हाँ दादी माँ, हम लोग उससे बात नहीं करेंगे, मनु ने कहा। जैसी तुम लोगों की इच्छा, तुम लोग जानो और सुरेश जाने। पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। बच्चों के मन में क्या है, इस बात से अनजान सुरेश ऑफिस चले गए। जाते जाते सुजाता ने कहा था कि वे चिंता ना करें, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सुजाता ने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। नया घर जिसमें 3 बच्चों के मौन का बोझ उसे हंसाए असहाय लगने लगा। उसे लगा उसने छुट्टी न ली होती तो अच्छा होता। सुरेश के साथ वे भी अपने ऑफिस चली गई होती। सुरेश उसे अच्छा तो लग रहा था, पर 40 की उम्र में ब्याह करना उसे खलने लगा था। बाल बच्चों वाला एक परिवार, साथ में बड़ों की छत्र छाया और एक समझदार आदमी का जिंदगी भर का साथ। उसने हामी भर दी और इस अनजान घर में आ गई। पहले से परिचय की क्या ज़रूरत है, सुरेश ने मना कर दिया था। उसने कहा था, जानती हो सुजाता, अचानक आक्रमण से विजय मिलती है। अगर पहले से बात करेंगे तो रुकावटें आ सकती हैं, बच्चे भी पूर्वाग्रह में बन जाएंगे। तुम एक बार किसी से मिलो और उसे अच्छी ना लगो, ऐसा नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि तुम्हें मेरे अच्छे बच्चे ना अच्छे लगें। तब सुजाता ने खुश होकर कहा था, और तुम्हारे बच्चे तो अच्छे लगेंगे ही। बस बात खत्म हो गई, अब शादी कर लेते हैं, सुरेश ने कहा। फिर दोनों ने शादी कर ली। सुजाता ने पहला दिन तो अपना सामान लाने और उसे रखने में बिता दिया था, पर चैन नहीं पड़ रहा था। बच्चे सचमुच बहुत सुंदर थे, पर उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। चॉकलेट भी नहीं ली थी। बड़ी बेटी ने स्थिर नज़रों से देखते हुए कहा था, मेरे दांत खराब हैं। सुजाता ढीली पड़ गई थी। सुरेश से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। वह बच्चों से बात करने के लिए कह सकता है। बच्चे बात तो करेंगे, पर उनके मन में सम्मान के बजाय उपेक्षा ज़्यादा होगी। ऐसे में कुछ दिनों इंतज़ार कर लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, पर बाद में भी ऐसा ही रहा तो छोड़कर चली जाएगी। रोजाना कितने तलाक होते हैं। एक और सही, सुरेश अपनी बूढ़ी माँ और बच्चों को छोड़कर उसके साथ तो रहने नहीं जा सकता। आखिर उसका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। ऐसा करना उसके लिए उचित भी नहीं है। पर उसका क्या, वे क्या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वे बच्चों के लिए ही तो आई थी, अब बच्चे भी उसके नहीं हो रहे हैं। यहाँ वह कैसे रह पाएगी। दूसरा दिन किस्से कहानियों की किताबें पढ़कर काटा। माँ जी से थोड़ी बातचीत हुई, पर बच्चों ने तो उसकी ओर ताका तक नहीं। फिर भी उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं। पूरे दिन सुजाता को यही लगता रहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है, ऐसी गलती जो अब सुधर नहीं सकती। इस एक गलती को सुधारने में दूसरी कई गलतियां हो सकती हैं। दूसरी ओर बच्चे अपनी जिद पर अड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए सुजाता का मन बैठने लगा। अब तो उसने बच्चों को मनाने की निरर्थक चेष्टा भी छोड़ दी थी। उसे लगने लगा कि कुछ दिनों के लिए वे भाई के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाए, पर वहाँ जाने में से क्या होगा। अब रहना तो यही है। कहने को सब ठीक है, पर देखा तो बच्चों की वजह से कुछ भी ठीक नहीं है। फिर भी इस आस में दिन बीत रहे ही थे, कभी ना कभी तो सब ठीक हो ही जाएगा। उस दिन शाम को सुरेश को देर से आना था। उदास मन से सुजाता गैलरी में आकर बैठ गई। अभी अचानक उसका मन रेलिंग पर सिर रखकर खूब रोने को हुआ। कितनी देर हो गई उसे याद ही नहीं रहा। अचानक उसके बगल से आवाज़ आई, आप रोइए मत। सुजाता ने चौंक कर देखा तो अलका खड़ी थी।
उसने हाथ में थामा चाय का प्याला रखते हुए कहा, रोइए मत, इसे पी लीजिए। ममता से अभिभूत होकर सुजाता ने अलका को खींचकर गोद में बैठाकर सीने से लगा लिया। इसके बाद उसके गोरे चिकने गालों को चूम कर वह सोचने लगी, अब मैं मर भी जाऊँ तो चिंता नहीं है। तभी अलका ने सुजाता के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मम्मी ही तो हूँ, इसलिए तुम मम्मी कह सकती हो। पर दीदी ने मना किया था, सकुचाते हुए अलका ने कहा। क्यों? मन का बोझ झटकते हुए सुजाता ने कहा, दीदी आपसे और पापा से नाराज हैं। क्यों? सुजाता ने फिर वही दोहराया, पता नहीं। तुम मान गई ना, अब दीदी को भी मैं मना लूँगी। खुद को संभालते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सुजाता ने कहा। सुजाता की आंखों में झांकते हुए अलका ने कहा, अब मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ। सुजाता ने प्यार से कहा। अब आप रोएंगी तो नहीं? अलका ने पूछा। नहीं, तुम जैसी प्यारी बेटी को पाकर भला कोई कैसे रोएगा। छोटे छोटे पग भरती अलका चली गई। नन्ही अलका को बेवफाई का मतलब भले ही ना पता नहीं था, पर उसके मन में एक बोझ सा जरूर था। उसने बहुत से बहन से वादा जो किया था, वे दूसरी माँ से बात नहीं करेगी, पर सुजाता को रोती देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी बहन के किए वादे को भूलकर दूसरी माँ के आंसू पहुँच गई। जाते हुए अलका बार बार पलटकर सुजाता को देख रही थी। शायद बड़ी बहन से की गई बेवफाई का बोझ वह सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी सौतेली माँ कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।